चलिए, हो गया सवाल। चलिए, पहला नंबर सवाल करेंगे हम लोग। पूछ रहा है कि कौन सा युग्म, यानी कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो सह अभाज्य नहीं है। पहले तो सह अभाज्य का मतलब समझिए, यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में आपसे पूछा है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ एक हो उसे ही को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जो नहीं है, यानी कि जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, वही आपका सही आंसर होगा। तो आप बताइए, 11-13 का एचसीएफ 1 होगा तो यानी कि ये को प्राइम है। 17-23 का भी 1 होगा, एचसीएफ को प्राइम है। 15-17 का भी एचसीएफ 1 होगा, को प्राइम है। 17-34 का एचसीएफ 17 हो जाएगा, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया कि नहीं, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इसका बताइए कितना आया। बी नंबर। देखिए ना, दो धनात्मक संख्या का योगफल जो है 45 है, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर आप मान लीजिए एक्स और वाई, दोनों का योगफल जो है आपको दिया हुआ है 45 और उसका अंतर 19 है। तो यानी कि दोनों का अंतर 19 है ना? तो यहां पर हम लोग x को बड़ा माने हैं, y को छोटा माने हैं, तभी न घटाए हैं। तो बड़ा संख्या जब भी निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों को जोड़िए, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6, 64 में 2 से भाग दीजिएगा 32। y जब निकालिएगा यानी कि छोटा संख्या, तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 26। 26 में 2 से भाग दीजिएगा 13, यानी कि 32 और 13 आपका ऑप्शन बी सही है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है। योगफल आपका देखिएगा 45 है, इसका भी 45 है, इसका भी 45 है, ये तो खैर होगा ही नहीं, है ना? अंतर 19 है, तो इस दोनों का अंतर 19 नहीं है, इसका अंतर है ना? तो कई बार होता है क्या कि ऑप्शन बहुत आसान दे देगा, कई बार होगा कि सारा ऑप्शन में मतलब बाय ऑप्शन नहीं आप डिसाइड कर पाइएगा। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। आप बताइए कि किसी भी 25 विषम संख्याओं का, पहली 25 विषम संख्या यानी कि लगातार विषम संख्या 25 गो है और उसका योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर लगातार विषम संख्या का योग जो होता है वह होता है n स्क्वायर, है ना? n स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, है ना? तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है n स्क्वायर, है ना? और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 625 हो जाएगा। एक चीज आप सबसे अगर हम पूछें कि 1 से लेकर मान लीजिए कि 64 तक दिया हुआ है, इसमें इवन कितना है और ऑड कितना है, ये पहले बताइए तो हमें। कायगो सम है और कायगो विषम है? तो 32 गो सम है और 32 गो विषम है। आपसे अगर हम पूछ दें कि 1 से लेकर बताइए 123 तक में कितना सम है और कितना विषम है, तो आप क्या आंसर कीजिएगा? ध्यान से एक चीज याद रख लीजिए कि अगर लास्ट वाला संख्या सम हो तो नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड जो होगा वह बराबर बराबर होगा। 64 का आधा 32, 32 32। हाँ, इसमें अगर आपका ये इवन हो तो आधा आधा दोनों में बांट दीजिएगा। अगर लास्ट वाला अगर ऑड हो
यही दो ना हो सकता, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक पहले इसमें से कम कर लीजिएगा। 122 कर लिए, 122 का आधा कितना, 61। तो 61 को इवन दे दीजिएगा और एक बढ़ाकर 62 को ऑड दे दीजिएगा। यह सबसे आसान तरीका, और कभी आप ना भूलिएगा कि ये ऑड और इवन निकालने का तरीका है ना। खैर यहां तो आप लगातार 25 को दे ही दिया है, तो एन का वैल्यू 25 है, तो आप 25 का स्क्वायर करके आंसर कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बताइए किससे विभाजित है पूर्णतः? 24 से। ध्यान से देखिएगा, ये आपका है 47 का पावर 25 -1 है। हम 1 पर भी पावर 25 दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। जब n आपका ऑड हो और बराबर भी हो, तो यह हमेशा a माइनस बी से विभाजित हो जाती है। यह हमेशा a माइनस बी से विभाजित होती है। आप बताइए, यहां पर n n दोनों जगह समान, ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ये किससे विभाजित होगी? a माइनस बी, यानी कि 47 माइनस 1 से पूरी तरह विभाजित होगी। 47 माइनस 1 कितना? 46। 46 का मतलब क्या? 2 गुना 23, यानी कि 23 से ना ये विभाजित होगा, 24 से कैसे होगा? प्लस का साइन रहता तब 24 से आप कर देते। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा जब आपका n ऑड हो। n ऑड है ना, जब n ऑड। तो बीच में माइनस है, तो इसलिए घटा के करेंगे। 46 से विभाजित होगा, 46 आपके ऑप्शन में नहीं, तो उसका एक फैक्टर आपका 23 है, 23 से विभाजित होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आएगा? 76। देखिएगा, एक बाग में 5776 पेड़ हैं, और पेड़ को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि पेड़ की जितनी पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है। जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति में 4 पेड़ है, तो यहां पर पंक्ति की संख्या भी 4 ही होनी चाहिए। पंक्ति की संख्या भी 4 ही होनी चाहिए। तो आपका इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो ये क्या हो गया? 4 चौके 16, यानी कि आप 16 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तभी ना एक पंक्ति में पेड़ की संख्या निकल जा रहा है या पंक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहां टोटल कितना पेड़ दिया हुआ है? 57 76। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? पंक्ति की संख्या या एक पंक्ति में पेड़ की संख्या, दोनों बात बराबर ही होगा, है ना। तो आप बताइए, वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है। तो आप बताइए कि ये 70 का स्क्वायर 4900 होता है, ये तो सब कोई जन कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा। 70 का स्क्वायर 4900 हो गया, और 80 का स्क्वायर 6400 हो गया। देखिए तो 4900 और 6400 के बीच में आपका 57 76 आया कि नहीं? आप बताइए कि 70 और 80 के बीच में ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आ जाए? तो
आप बताइए कि 74 और 76, यही दो संख्या इसका वर्गमूल हो सकता है। अब डिसाइड कैसे होगा? तो देखिएगा, जो इसके नजदीक में है वही इसका वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन में तो वैसे भी 76 है नहीं, सॉरी 74 है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 76 हो जाएगा, है ना। यानी कि पंक्ति की संख्या कितना? 76 हो जाएगा। तो 4 अंकों का, 5 अंकों का आपका जो वर्गमूल निकालने का तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है और इसे तुरंत आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए कि 10 संख्या का औसत 8 है। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त औसत के नए समूह का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा। तो यह तो बहुत आसान हो गया। अगर औसत आपको दिया हुआ है कुछ संख्या का और सभी संख्या के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करने के लिए बोल रहा है, या तो जोड़ने के लिए, या घटाने के लिए, या भागा करने के लिए, या गुना करने के लिए, जो चीज आप सभी संख्या के साथ कह रहा है करने के लिए, वही चीज आप औसत के साथ कर दीजिए, वही नया औसत हो जाएगा। तो 8 है आपका औसत, सभी संख्या के साथ क्या बोल रहा है? 2 से भाग देने के लिए, तो औसत में ही 2 से भाग दे दीजिए। नया औसत जो होगा वह कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर बोला जाता कि यदि सभी संख्या में 2 से गुना किया जाता तो नया औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या करते आप? इस औसत में 2 से गुना कर देते तो 16 हो जाता, है ना। क्या हुआ? कमी का हुआ 22%। चलिए देख लेते हैं। एक संख्या को पहले 30% से बढ़ा वृद्धि किया जाता है। मान लीजिए कि संख्या आपका 100 है, इसको 30% से आप वृद्धि कर दिए, 30% से बढ़ा दिए, तो बढ़ने के बाद ये 130 हो गया। फिर इसको 40% से कम किया गया। अब इस संख्या को नहीं, ये बढ़ी हुई संख्या को 40% से कम करेंगे। तो 40% से कम करने का मतलब इसका 40% कितना जी? 52। 52 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 78 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या 100 से 78 पहुंच गया, तो कितना का कमी हो गया? 22 का। तो 100 में जितना का कमी उतना ही प्रतिशत कमी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। इसका बनाए हैं कोई? ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, ठीक है, 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हो गया, फेल का बात कर रहा है, और इनमें से 30% दोनों विषय में फेल हो गया। यानी कि जो दोनों विषय में फेल हुआ है वह 30% है। यदि छात्र की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, यह आपसे पूछा है। केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। आप पहले यह बताइए कि अगर जो दोनों विषय का चीज दिया हुआ है उसी का वेन डायग्राम ऐसे सवाल में बना लेते हैं कि नहीं? वेन डायग्राम से यह सवाल आसानी से बन जाएगा। तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले देखिए कि किस चीज का आपको दिया गया है। दोनों विषय में फेल का दिया गया है, तो फेल का ही वेन डायग्राम बनाइए। तो आप बताइए, ये पहला आपका विषय है ना,
और ये दूसरा विषय है जिसमें कुछ पोर्शन आपका ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका दूसरा विषय है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ जगह को भरते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों विषय में मौजूद हो। दोनों विषय में कितना फेल हो रहा है, 30%, यानी कि 30% जो है आप इसमें भर दिए। तो आप बताइए, अब पहले सब्जेक्ट कर लीजिएगा, तो पहले सब्जेक्ट में 35% फेल हुआ। तो आप बताइए कि पहले सब्जेक्ट में ये ऑलरेडी 30 आ चुका है, 35 पुराने के लिए तो ये 5 ही है, तो 5%। आप बताइए कि दूसरे सब्जेक्ट में टोटल कितना प्रतिशत फेल हुआ, 42%। तो 30 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितना प्रतिशत बचा, 12% बचा। अब इस तीनों का मतलब समझिए आप, इसका मतलब है कि 30% दोनों विषय में फेल, और इस 5% का मतलब होता है कि सिर्फ एक विषय में फेल। ये 5% आप बताइए सिर्फ एक विषय में फेल है, और ये 12% बता रहा है कि सिर्फ एक विषय में ये फेल है। यानी कि सिर्फ 5% जो है सिर्फ पहले सब्जेक्ट में फेल है, और 12% जो है सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में फेल। आप हमें यह बताइए कि ये 5% सिर्फ पहले सब्जेक्ट में फेल है, तो यही 5% दूसरे सब्जेक्ट में पास रहा होगा कि नहीं। यानी कि ये 5% सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में पास रहा होगा, और ये 12% जो फेल है सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट में फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं है। यानी कि ये पहला सब्जेक्ट में फेल पास हुआ होगा। तो यानी कि 12, 5, 17% ऐसे स्टूडेंट है जो कि आपका केवल और केवल एक सब्जेक्ट में पास है। यही ना आपसे पूछा केवल एक विषय में कितने छात्र, प्रतिशत में नहीं पूछा। तो 2500 का 17% निकाल दीजिए, 2500 का 17% निकाल दीजिए, है ना। 17 पचे 85, 17 दूना 34, 8 42, 425 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ एक विषय में फेल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट किया जाए। देखिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित करता है। आप बताइए 1.2/5 का मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5 2 7/5। 7/5 का मतलब क्या हुआ, अगर 5 आपका क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना अंकित करता है, 7 अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 7 वह अंकित करता है। ठीक है। और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। इस 17/20 पर बेचने का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य अगर 20 है तो उसको 17 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब यही हुआ। यानी कि आप बताइए एमपी अगर आपका 20 बोल रहा है तो एसपी कितना हो रहा है, 17। तो एक ही वस्तु का अंकित मूल्य यहां 7 दिख रहा है और यहां 20 दिख रहा है, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो 7 और 20 को आप बराबर कर लीजिए। तो 7 और 20 को बराबर कीजिएगा तो इसमें आप 20 से गुना कर दीजिए और इसमें 7 से गुना कर दीजिए। इसमें 7 से हुआ है तो इसमें भी 7 से गुना होगा, और इसमें 20 से हुआ है तो इसमें भी 20 से होगा। तो आपसे पूछा है कि उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना है, तो
आप देखिए क्रयमूल्य आपका कितना हो गया 100, और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 119 हो रहा है। 100 का चीज 119 में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 19% का लाभ हो गया, है ना। तो आसान ही सवाल था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई लाए, देखिए ना, 17 गेंद को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। आप बताइए 720 रुपया में बेचते हैं तो हानि हो गया। 720 रुपया में कितना गेंद को बेचते हैं 17 गेंद को बेचते हैं, हानि कितने का हुआ 5 गेंद का जितना क्रय मूल्य था वही हानि हो गया। यानी कि 5 का क्रय मूल्य, यानी कि एक्चुअल में अगर 12 गेंद रहता, 17 में से 5 घटा दीजिएगा तो 12 गेंद का क्रय मूल्य आपका 720 रुपया होता, है ना। तो आपका क्या पूछा है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया। एक लाइन का मौखिक सवाल था ये, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। तृतीयानुपाती है, कितना हो जाता है ये। इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए, है ना, बी स्क्वायर बाय ए। तो ये आपका 50 का स्क्वायर है बटा में 10, कितना हो गया 250। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। क्या मध्यानुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है आपका रूट अंडर ए बी होता है, लिख लीजिए। मध्यानुपाती जो होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन जो होता है रूट अंडर ए बी होता है ना। एक फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, तो वो होता है उसमें 3 पद दिया रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने में, है ना। तो b गुना सी बटे में a होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी समानुपाती से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं, बताएं कि नहीं। तो फॉर्मूला नहीं भी है याद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कितना आया 5 लीटर। एक मिश्रण का 10 लीटर के मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है। आप बताइए दूध m है, पानी W है। शुरुआत में यह अनुपात जो है वह 3 और 2 का है। 10 लीटर है टोटल, जिसमें 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी। यदि यह अनुपात 2:3 करना है, यानी कि यह शुरू का अनुपात है, बाद में यह अनुपात कितना करना है 2:3 करना है,
तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यह पूछा है। तो पानी मिलाइएगा तो पानी बढ़ना चाहिए, दूध तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। आप बताइए, पानी मिला रहे हैं तो पानी तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दूध भी आपका परिवर्तन हो रहा है, यहां घट रहा है। तो दूध में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके लिए दूध को पहले बराबर कीजिए। तो दूध को बराबर कीजिएगा तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 दोनों को पुराइए, यानी कि 2 से इसमें गुना और 3 से इसमें गुना, तो यानी कि यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया। लेकिन किसी एक संख्या में गुना करते हैं तो समान संख्या से उसके दूसरे अनुपात में भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 9। आप बताइए, पानी जो है 4 से 9 हो रहा है, एक्चुअल में कितना यूनिट पानी मिला रहे हैं अनुपात में? 5 मिला रहे हैं। आपके पास सवाल में डाटा दिया हुआ है 10 लीटर, तो शुरू में अनुपात कितना है? 6 और 4 मिलाकर 10 लीटर एक्चुअल में भी हो रहा है, अनुपात में भी 10 है, सवाल में भी 10 है। तो जो अनुपातिक वैल्यू होगा उस हिसाब से यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना पानी मिला है? 5 लीटर पानी मिला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, मिक्स्ड कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किसे बोलते हैं? पूर्व पद का गुणनफल और अंतिम पद के गुणनफल के अनुपात को ही कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। आप देखिएगा, जैसे कोई भी आप ए अनुपात बी लिखते हैं तो इसमें आपका ये पूर्व पद होता है और ये आपका अंतिम पद होता है ना? तो पूर्व पद इसमें क्या हुआ? 45। इसमें पूर्व पद क्या हुआ? 3। इसमें क्या हुआ? 51। इसमें क्या हुआ? 256। इस सभी को आपस में गुना कर दीजिए। 45 गुने 3 गुने 51 गुने 256 रेशियो। अब अंतिम पद इसमें क्या है? 75, तो 75 लीजिए। इसमें अंतिम पद क्या है? 5, तो 5 लीजिए। इसमें अंतिम पद क्या है? 68, तो 68 लीजिए। इसमें अंतिम पद क्या? 81। यानी कि कहने का मोटा मोटी मतलब यह हुआ कि सारे अनुपात को आपस में गुना कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? मिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। मिश्रित अनुपात इसको बोलते हैं, है ना? तो यहां से अब जो कट रहा है कटा दीजिए। आपका 17, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 नमा 81, है ना? 6 5 11 2 13, 15 से ये 25 से कट जाएगा, है ना? आप बताइए, ये आपका 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68। ये 4 से कट जाएगा क्या? 4 6 के 24, 1 4 चौके 16 और कटेगा 5 से 25। अच्छा, यहां 5 था, काट देते। 3 से 9, तो ये देखिए ना, 25 तिहाई 75, 64/75 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो कंपाउंड रेशियो जो होता है, मिश्र अनुपात, पूर्व पद के गुणनफल और अंतिम पद के गुणनफल को ही आप कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। क्या वही हुआ? मिश्र अनुपात का मतलब हुआ क्या कि आप पूर्व पद का गुणनफल और अंतिम पद का गुणनफल जो देने के बाद जो ये अनुपात बना आपका, इसी को मिश्र अनुपात बोलते हैं। नहीं, दोनों को गुना करना, जोड़ना नहीं, दोनों को गुना करना। ये मिश्रण वो वाला मिश्रण नहीं है, ये अलग है ना? तो दोनों रेशियो को आपस में गुना कर दीजिए, आपका मिक्स्ड रेशियो हो गया, जोड़ना नहीं।
देखिएगा कितना आया, 18। अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:6। व्यक्ति आपका एम से डिनोट कर दीजिए और उसकी वाइफ को डब्ल्यू से डिनोट कर दीजिए। प्रेजेंट एज पीए से हम डिनोट कर रहे हैं, वर्तमान आयु उसका 7:6 का अनुपात है ना। कहता है कि 6 साल के बाद यह अनुपात 8:7 का हो जाता है। 6 साल बाद, 6 साल बाद यह अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। यह अनुपात 8 और 7 हो जाएगा। यदि उनके विवाह के समय, जिस समय उस दोनों व्यक्ति और उसकी पत्नी का विवाह हुआ था, उसके आयु का अनुपात जो है, कब का, विवाह के समय का, ये विवाह के समय का अनुपात आपको दिया हुआ है 4 और 3 का। तो उनका विवाह आज से यानी कि प्रेजेंट से कितने साल पहले हुआ था, यह पूछा। तो आयु में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। तो आप बताइए, आदमी और उसके वाइफ के बीच का अंतर कितना, अनुपात में अंतर 1 है। इसका अंतर कितना, 1 है। और इसका अंतर कितना, 1। यानी कि दिया गया अनुपात का अंतर 1 है, आपको बराबर करने की जरूरत नहीं। आप बताइए कि ये 7 से 8 हो जा रहा है, तो कितना साल बाद का बात किए आप? अनुपात में कितना साल बाद का बात किए? 1 साल के बाद का बात किए आप। जबकि 1 यूनिट कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो कितना गुना हो गया, ये 6 गुना हो गया कि नहीं? तो आपसे क्या पूछा है, उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? आप बताइए, अभी प्रेजेंट में 6 है, अब विवाह के समय 3 हो रहा था, तो अनुपात में कितना साल पहले? 6 से 3 हो रहा है तो 3 साल पहले ना, 3 साल पहले। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना ले लीजिए, 18 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो एज का रेशियो से आसानी से सवाल बन जाता है ना। सिर्फ अंतर को बराबर कर दीजिए, बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। दूध के एक जार में 40% पानी, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। देखिएगा, एक मिश्रण आपके पास है दूध और पानी का, जिसमें 40% पानी और 60% दूध रहा होगा। इसका एक हिस्सा कुछ निकालकर दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, और दूसरे प्रकार का जो दूध है उसमें 19% पानी है आपका। अब पानी का प्रतिशत 26% है, दोनों प्रकार के दूध को जो मिला दिए अब 26% है। तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया, यह आपसे पूछा गया। तो आप इस सवाल में एलिगेशन लगा दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा सवाल। या तो आप पानी ले लीजिए या तो आप दूध ले लीजिए, बात एक ही पड़ेगा। तो पानी ही लीजिए सब जगह। तो 40% पानी है, तो ये शुरुआत में 40% पानी। इसके एक हिस्से को जो बदला गया है उसमें कितना प्रतिशत पानी, 19%। ये बदला गया हिस्सा है, ये बदला गया हिस्सा है, है ना। और दोनों को जब मिलाए तो कितना प्रतिशत पानी, 6। आप बताइए ये कितना हो गया, 7 और 14, यानी कि 1 और 2 के अनुपात में। आपसे क्या पूछा है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया। तो बदला गया भाग तो इधर ही है ना, कितना है टोटल, 2। और टोटल कितना में से, 3 में से, तो 2/3 भाग को बदला गया।
ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना है? देखिए ना, सवाल क्या कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने का वृद्धि होगा? प्रतिशत वृद्धि आपका 4% हो रहा है, तो निवेश में कितने का वृद्धि होगा? यानी कि यहां भी वृद्धि कितने का हुआ ये वही पूछा है ना। तो आप क्या कीजिए, मूलधन है आपका 800, समय कितना वर्ष का ले रहा है? 3 साल। तो दर में जो वृद्धि हो रहा है 4% का, वही रेट के जगह लिख दीजिए ना। तो जितना बढ़ा हुआ साधारण ब्याज यानी कि बढ़ा हुआ ब्याज आपको मिलेगा वही तो निकल के आ जाएगा बटे में 100। ये कितना हो जाएगा? 4×12 96 रुपया का वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। इसका कितना? देखिएगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है। दोगुना का मतलब 2, 2 का पावर 1 है ना। तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना। तो 16 गुना का मतलब क्या होगा? अगर बेस समान करना है तो 2 का पावर 4 बोल सकते हैं। आप बताइए, पावर 1 करने के लिए आपको कितना साल लग गया? 10 साल लग गया, तो 10 वर्ष लग गया है ना। अगर पावर को 4 करना है तो कितना साल लगेगा? 40 वर्ष नहीं लग जाएगा? 1 पावर पे 10 वर्ष, तो 4 पावर पे 40 वर्ष है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। ए और बी ने एक कार्य 800 रुपये में करने का जिम्मेवारी लिया। ठीक है, ए अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है। ए जो है इसको 6 दिन में कर सकता है। अब बी अकेले इसको कितने दिन में? 8 दिन में कर सकता है। 8 दिन में कर सकता है। और सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में पूरा करते। सी की सहायता कौन लिया? ए और बी दोनों मिलकर लिया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यह जो है आपको 3 दिन में लेता। तो कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त कुल राशि में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप बताइए, सब मिलकर अगर कार्य कर रहा है तो उसको मजदूरी किस अनुपात में मिलता है? उसके कार्य क्षमता के अनुपात में मिलता है ना। तो मिलकर काम करवाइए। 6, 8, 3 का रेशियो कितना हो जाए? ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 आपका टोटल वर्क हो गया है ना। तो ए को 6 दिन में 24 काम करा, तो 1 दिन में 4। तो ए का इफिशियंसी हो गया काम करने का 4। बी का इफिशियंसी काम करने का 4, ये 3 होगा, सॉरी ये 3 होगा। ये 4 है, ये 3 है, और तीनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना होगा?
8 होगा। आप बताइए, ए का इफिशियंसी है अकेले में 4, बी का अकेले का इफिशियंसी है 3, तो सी का अकेले का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा कि नहीं? तो आपसे क्या पूछा है? कुल राशि में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो टोटल क्षमता मिलाकर 8 है। 8 यूनिट कितने के बराबर? 800 रुपया के बराबर। आ क्या बोला है कि ए का हिस्सा कितना होगा? सिर्फ ए का। तो ए को उसके क्षमता के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 4 यूनिट का उसका वैल्यू होना चाहिए। 8 यूनिट आपका क्या है? अगर सब साथ में काम किया तो 800 रुपया लिया ना। पहले तो सोचा कि ए और बी ही 800 रुपया लेंगे, लेकिन सी का भी वह सहयोग ले लिया, तो उसमें बांटना पड़ेगा ना सी को। तो तीनों मिलाकर 8 यूनिट 800 के बराबर। तो ये कितना गुना? 100 गुना। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो कार्य जब भी एक साथ मिलकर किया जाए तो मजदूरी जो है उसकी कार्य क्षमता के अनुपात में ही बढ़ता है, और कार्य अलग अलग किया जाए तो मजदूरी जो है आपका काम के हिसाब से बढ़ता है, काम के अनुपात में, है ना। अब देखिएगा, रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कौशल है, यानी कि इसका कार्य करने का क्षमता जो है रिंकू का दीपक से 2 गुना है। रिंकू को आर से डिनोट कर दीजिए, दीपक को डी से कर दीजिए। रिंकू दीपक की तुलना में, अगर दीपक 1 कैपेसिटी से करता है तो इसका 2 गुना है रिंकू, है कि नहीं। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को, यानी कि रिंकू और दीपक एक साथ मिलकर 28 दिन में करते हैं काम, है ना। तो रिंकू अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? आप बताइए कि दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो दोनों मिलाकर समय कितना ले रहा है? 28। तो इसके इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कि नहीं? 8 तिहाई 24, 3 दूना 6, 2 8, 84 टोटल वर्क। और इस 84 वर्क को करने के लिए क्या किसका पूछा है? रिंकू का। तो रिंकू के द्वारा लिया गया समय 84 बटे में 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 दिन में रिंकू कर लेगा। उसके इफिशियंसी और उसके द्वारा लिया गया समय को अगर आपस में गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। यहां पर दोनों मिलकर समय ले रहा है 28 दिन, इसलिए दोनों का टोटल इफिशियंसी लेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति का खास दिन दिया रहता तो उस सिर्फ एक व्यक्ति का इफिशियंसी से गुना करते, तब भी टोटल वर्क निकल के आता। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप पहले हमें यह बताइए कि रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन किसी आदमी को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का लंबाई। लेकिन वह प्लेटफॉर्म को पार करे या आदमी को पार करे, चाल तो उसका वही रहेगा, एक समान चाल से दोनों को पार करेगा। तो इस यहां पर आप क्या कीजिए, चाल को बराबर कर दीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो जब लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो वो कितना दूरी तय करेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई L है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 बटा में समय कितना? 40 सेकेंड। यह चाल बराबर होगा जब आदमी को भी पार कर रहा है। तो आदमी को पार करेगा तो कितना लंबाई? खुद ट्रेन का लंबाई L बटे में कितना? 20। तो 20 दूना
40। 2L में से L गया, L बचा, यानी कि 200। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट। इसका कितना है? √29। वेरी गुड। आप बताइए कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 27 दिया हुआ है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसका अगर मान ज्ञात करना है और इसका यूज करना है, तो इसका यूज कैसे कर पाइएगा? जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं कीजिएगा तब तक इसका यूज नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आप लिखिएगा? x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2x² इंटू 1/x², तो कट ही जाएगा। तो आप बताइए ये कितना है? 27 दिया हुआ है प्लस 2, तो कितना हो गया ये? 29। और इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो कितना आ जाएगा? √29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ये बहुत ही आसान था अलजेब्रा का। चलिए नेक्स्ट करें। इसका देखिएगा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री है। आप हमें यह पहले बताइए, किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? किसी भी बहुभुज में, जैसे मान लीजिए ये आपका बहुभुज है, ये आपका बहुभुज है, तो ये अगर आपका 120 डिग्री है तो आपका ये बाह्य कोण जो होगा कुछ इस तरह से इधर निकला रहेगा, तो यह कितना हो जाएगा? 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो अगर एक अंतःकोण आपका 120 है तो एक बाह्य कोण कितना? 60 हो जाएगा। आप बताइए कि किसी भी बहुभुज, कितना भी भुजा हो, बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो एक बाह्य कोण 60 के बराबर, तो कै गो भुजा रहेगा जो 360 बना देगा? 6 गो रहेगा कि नहीं? 360 बटे में एक बाह्य कोण 60 का है, तो 6, यानी कि भुजा की संख्या कितनी? 6 हो जाएगी, है ना। तो किसी भी बहुभुज में कुल बाह्य कोण का कुल योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। तो एक बाह्य कोण 60 डिग्री, तो 360 डिग्री पुराने के लिए 6 बाह्य कोण की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट। इसका कोई की है? आप ध्यान से देखिएगा, कि एबीसी एक स्पर्श रेखा है। ये ए है ना, ये बी है और ये सी है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श करता है, यहां पर एक स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यदि PQ पैरेलल टू AC है, ये PQ है आपका, ये आपका P है, ये Q है ना। AC के पैरेलल है, ये पूरा का पूरा आपका AC के पैरेलल। QBC जो है 70 डिग्री है, यानी QBC यह वाला कोण जो है आपका, यह वाला कोण जो है 70 डिग्री। तो कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं? एकांतर कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं? तो ये 70 है, ये पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा काटा, तो ये भी 70 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं एकांतर कोण से?
और कल भी आपको एक बात बताए थे कि कोई जीवा स्पर्श रेखा से जितना कोण बनाता है वही जीवा वृत्त के परिधि पर समान कोण बनाएगा। तो ये एक BQ जो है आपका वृत्त का जीवा है और ये स्पर्श रेखा के साथ 70 डिग्री कोण बना रहा है। तो यही जीवा वृत्त के परिधि पर भी 70 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो ये 70 तो PBQ का मान पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है, कितना हो गया जी? 40 डिग्री नहीं हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 70 ये तो 40 ये हो गया कि नहीं? तो यहां दो थ्योरम लगा, एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एक डायरेक्ट पैरेलल लाइन को जो तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपसे बोला क्या है कि PQ एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त एक बनाइए और व्यास होगा ये PQ। तो व्यास जो है वह हमेशा केंद्र से ही ना होकर गुजरती है, किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है और व्यास जो है हमेशा वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है। इसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त के पर स्थित है, तो कहीं भी वृत्त पर स्थित ले लीजिए, मान लीजिए यहीं पर बिंदु R स्थित है वृत्त पर, RPO आपका 39 डिग्री है, RPO यानी कि ये आप मिलाइएगा तो ये आपको 39 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है? RQP यानी कि RQP ये वाला वैल्यू आपसे पूछा है। आप बताइए सबसे पहले कि वृत्त का व्यास जो है परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं? तो PQ आपका व्यास है, परिधि पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब ये 90 है ये 39 है तो मिलकर कितना हो गया? 129। 129 हो गया तो ये 180 में से घटा दीजिए 129, तो कितना हो जाएगा? 51 डिग्री नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो वृत्त का व्यास हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त का व्यास परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक लास्ट सवाल, आप बताइए। देखिए ये अच्छा सवाल है और ये सवाल खूब पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से आपका एक वृत्तखंड है, यह वृत्तखंड है जिसका त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है ना, इसके कोण का माप जो है 120 डिग्री। इसी को मोड़ दिए तो मोड़ के क्या बना? आपका एक शंकु बन गया, ये शंकु बन गया, ठीक है। तो शंकु का त्रिज्या ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट आपका ज्ञात करना है। आप बताइए कि ये वाला पार्ट जैसे ही मुड़ेगा तो शंकु के आधार का ये परिधि बन जाएगा कि नहीं? तो शंकु के आधार का परिधि क्या होता है? 2πr। और यह आपका यही भाग न मुड़ेगा तो ये भाग आपका क्या होता है? आपका चाप का लंबाई, और चाप का लंबाई क्या होता है? 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। तो यही आपका बराबर होगा कि नहीं? तो यानी कि 2π कट गया तो r कितना आया? अगर ये आप r मानते हैं, इसको बड़ी r मानिए, इसको बड़ी r मानिए, तो r बराबर क्या हो गया? r थीटा बटे में 360 डिग्री। तो यही से ये फॉर्मूला आता है, इसको याद रखना। किसी भी वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाएगा
तो उस शंकु का त्रिज्या क्या होता है? बड़ी आर थीटा बटे में 360 डिग्री, है ना? तो आप बताइए बड़ी आर कितना? 21 गुना थीटा कितना? 120 बटे में 360, 3 सत्ते 21, तो आर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, वृत्तखंड को मोड़कर जो शंकु बनाया जाता है उस शंकु का त्रिज्या होता है आर थीटा बाय 360 डिग्री। तो नेक्स्ट टेस्ट हम लोगों का मंडे को होगा, ठीक है? मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट